Assalamu alaikum, dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 24, and today's topic of discussion is theory of natural selection. It is very important long question क्योंकि इसमें हमने पहले क्या करना है कि अल्फ्रेड वेलेस का वर्किंग देखेंगे कि उसने किस तरह से अपनी थ्योरी जो है वो डार्विन को भेजी और उसके बाद इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया और फिर उसी के नेक्स्ट ईयर डार्विन ने भी जल्दी से अपना काम कंप्लीट किया और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक जो है वो पब्लिश की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली 2 पॉइंट्स थे जो हमने डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टूडेंट्स किस तरह से है, किसने प्रपोज की? तो डेफिनेटली दैट इज़ द वर्किंग ऑफ चार्ल्स डार्विन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यू नो दैट प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि जब ये वापस आया तो इसने काफ़ी ज़्यादा बुक्स को रीड किया, स्टडी किया। 1836 में वापस आया था, लेकिन अब देखें 4 साल इसको अराउंड आप ऐसे कह सकते हैं कि अर्ली 1840s में, अर्ली 1840s में इसने मेजर फीचर्स पे वर्किंग की। मेजर फीचर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस उनको कलेक्ट किया। अब इसने मतलब कि ये बात यहाँ से फाइनलाइज की, बताया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है अडेप्टेशंस इकट्ठी होती हैं और वो अडेप्टेशंस जो हैं वो अल्टीमेटली मतलब कि आगे एक नई स्पीशीज में बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे जब इसने मेजर वर्किंग की, इसने मेजर फीचर्स पे वर्किंग की ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, तो उस वक्त इसने एक लॉन्ग ऐसे लिखा, लॉन्ग ऐसे इन 1844 में आप कह सकते हैं लॉन्ग ऐसे। ही रोट अ लॉन्ग ऐसे ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशी, ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशी in 1844, in 1844, यानी कि 1844 में उसने ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी के ऊपर एक ऐसे लिखा, लॉन्ग ऐसे, यानी कि लंबी चौड़ी डिस्कशन जो है वो इस पे की और इसमें बताया ये है कि न्यू स्पीशीज जो है वो किस तरह से ओरिजिनेट होती है, उसका बेसिकली ओरिजिन क्या है। अभी तक इसने ये पब्लिश नहीं किया था, मतलब कि ये जो उसका लॉन्ग ऐसे था स्टिल इट वाज अनपब्लिश्ड। ये कैसा था? अनपब्लिश्ड, मतलब इसने अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया था। ये डार्विन की वर्किंग थी कि उसने अभी तक इस पे काम किया था लेकिन इसको अभी तक पब्लिश नहीं किया था। अभी तक इसने पब्लिश नहीं किया था तो एक और साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वेलेस। अब अल्फ्रेड वेलेस जो है ये ईस्ट इंडीज़ में काम कर रहा था सेपरेटली, मतलब इसको इस बात का आइडिया भी नहीं था। ईस्ट इंडीज़ में काम कर रहा था वर्किंग, ये एक नेचुरलिस्ट था, मतलब कि ये बिल्कुल नेचर को स्टडी कर रहा था। ही आल्सो रोट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसने भी क्या किया? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को लिखा, उस पर वर्किंग की। जब इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे लिखा और वर्किंग की, दैट वाज एसेंशियली आइडेंटिकल टू डार्विन्स थ्योरी। ये बिल्कुल आइडेंटिकल थी, एसेंशियली आइडेंटिकल टू, आइडेंटिकल हम ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल कॉपी थी टू डार्विन्स थ्योरी। अब जो डार्विन्स थ्योरी थी उसके बिल्कुल आइडेंटिकल थी। अब उसने अपनी जो अल्फ्रेड वेलेस है उसने अपनी थ्योरी लिखी और लिखकर उसने डार्विन को भेज दी। अब डार्विन ने उसको स्टडी किया, अंडरस्टूड किया, देखा, समझा और ही वाज वेरी अस्टोनिश्ड कि कोई और पर्सन भी है, नेचुरलिस्ट है जो इस पे वर्किंग कर रहा है और जिसने इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया है, लिखा है। अब उन्होंने क्या किया? बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं ऑन जुलाई 1 1858 में, 1858 में अब इन्होंने क्या किया? इसको एज सच पब्लिश किया। पब्लिश किस तरह से किया उन्होंने? पब्लिश किया था एक सोसाइटी के अंदर
सोसाइटी का नाम है लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन, लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन, सोसाइटी ऑफ लंदन। ये उस वक़्त वो रॉयल जितने भी थे उनकी एक सोसाइटी बनी हुई थी। उस सोसाइटी में हम अपने पेपर्स जो होते हैं, वो जितनी भी पब्लिकेशंस होती हैं उसको पब्लिश कर रहे होते हैं। अब इन्होंने क्या पब्लिश किया था? बेसिकली इन्होंने पब्लिश किया था एक पेपर, और उस पेपर में दो चीज़ें थी। एक पेपर पब्लिश किया, उसमें एक तो हम कह सकते हैं कि वेलस की जो थ्योरी थी वो चीज़ थी, और इसके साथ साथ में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लॉन्ग एसे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लॉन्ग एसे, वो जो उसने लॉन्ग एसे लिखा था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के ऊपर, उसका जो एक्सट्रैक्ट था उसने उसके पॉइंट्स भी ऐड किए, और ऐड करके उन्होंने एक पेपर जो है वो जुलाई 1 1858 में पब्लिश किया था। अब जब उन्होंने पब्लिश कर दिया तो अब लोगों को ये बात पता चल गई, उन्होंने यानी कि इस चीज़ को स्टडी किया कि एवोल्यूशन जो है ये हो रही है और किस तरह से हो रही है। तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को यहाँ पे उस वक्त प्रॉपरली जुलाई 1 1858 में पब्लिश किया गया। स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल इससे अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर, हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ जो है वो भी पब्लिश की गई। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी कि नई स्पीशी किस तरह से बनती है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ भी कह सकते हैं, सिंपल स्पीशी भी कह सकते हैं। वेरी नेक्स्ट ईयर, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 1859 में डार्विन ने पब्लिश की, यानी कि वेरी नेक्स्ट ईयर टू पब्लिकेशन ऑफ पेपर, नेक्स्ट ईयर इन 1859 आप कह सकते हैं। 1859 में इसने यानी कि अपनी थ्योरी जो है वो प्रपोज की, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली उसने कहा कि जी मेन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है इसके मेन 2 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? इसके मेन 2 पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर होते हैं, जो उसने अपनी एक बुक के अंदर लिखा, और वो बुक जो थी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ जो है वो एक बुक के अंदर, यानी उसने पेपर जो है ओवरऑल अपनी बुक पब्लिश कर दी। अब जो 2 पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला पॉइंट जो इसमें आता है, दैट वाज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यहाँ पे डिसेंट का मतलब ये है डिसेंडेंट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिसेंडेंट्स की बात कर रहे हैं। और डिसेंडेंट्स जो हैं वो हम बात कर रहे हैं अपने अबाव अजदाद की, ठीक है? ऐसे नो, इसमें एंसेस्टर जो हैं वो अबाव अजदाद होते हैं, और जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो कैसे हैं? वो डिसेंडेंट कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर, दीज आर पेरेंट्स, या पैसे कह सकते हैं कि अपने पहले वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंसेस्टर हैं। इनसे जो आगे बनते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, अगली नस्ल होती है, नए आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर नोन एज डिसेंडेंट्स। उनको हम डिसेंडेंट्स के नाम से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ना डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि आने वाले जो नए ऑफस्प्रिंग हैं यानी कि न्यू स्पीशीज जो है वो किसके थ्रू बनेगी? मॉडिफिकेशन के थ्रू बनेगी। डिसेंडेंट्स तब ही बन पाएंगे, नई स्पीशीज तब ही बन पाएगी जब उसमें क्या होगी? मॉडिफिकेशन होगी। अगर तो मॉडिफिकेशन होगी तो वो एक नए ऑफस्प्रिंग, नई स्पीशीज, नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स बन पाएंगे, अदरवाइज वो नई टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ऑफस्प्रिंग जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट था, डार्विन की जो परसेप्शंस थी, परसीव किया था उसने परसीव किया था यूनिटी इन लाइफ। क्या परसीव किया था उसने? यूनिटी इन लाइफ, यानी कि ही परसीव दैट कि लाइफ जो है उसमें क्या है? यूनिटी है। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दीज आर अराइज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इन अ रिमोट पास्ट। यानी कि अब से अगर पहले बात की जाए तो ऑल हैव कॉमन एंसेस्टर, तमाम का एंसेस्टर क्या है? कॉमन है। यानी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसी एक से ही डेवलप हुए हैं, ये इसके कहने का मतलब था। अब जो डार्विनियन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, उसके व्यू के मुताबिक ऐसे है जैसे एक दरख्त होता है। यानी कि अगर हम एक ट्री की बात करें, देयर इज़ अ वन ट्री
अगर हम एक ट्री की बात करें तो उस ट्री में एक मेन स्टेम होता है। एक मेन क्या होता है? स्टेम। अब ये जो मेन स्टेम है वो सबका अनसेस्टर है। वो सबका क्या है? अनसेस्टर है। यानी कि यहाँ पे हम बात करें, इट्स जस्ट लुक लाइक अ ट्री, जैसे एक ट्री होता है इन अकॉर्डिंग टू द डार्विनियन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स लुक लाइक अ ट्री। और ट्री में जो स्टेम है, दैट स्टेम इज अनसेस्टर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ये अनसेस्टर है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, अनसेस्टर से डिसेंडेंट्स बनते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रांचेस बनती हैं। इन ब्रांचेस की आगे फर्दर री ब्रांचेस बनती हैं, यानी कि ये ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस की आगे फर्दर री ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया, यहाँ से आगे फिर और ब्रांचेस बनेंगी। ये ब्रांचेस आगे आगे फिर फर्दर क्या होती जाती हैं? डिवाइड होती जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ से ये 2 बने थे, यहाँ पे 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। तो मैनी टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो अराइज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये स्टेम है, स्टेम के आगे फिर क्या है? ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस की आगे फिर जो है वो री ब्रांचेस, यानी कि दोबारा उसको फिर आगे ब्रांच बनाया गया है, री ब्रांच बनाया गया है, री ब्रांचेस हैं। तो यानी कि आप सिंपल ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं उसके ट्विग्स, यानी कि ये लड़ियाँ जो यहाँ पे हैं अलग से जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अनसेस्टर्स हैं। ये जो यहाँ पे ब्रांचेस, री ब्रांचेस, स्टेम, अनसेस्टर्स हैं। इन अनसेस्टर से आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स बने हैं, दीज ऑल आर डिसेंडेंट्स। ये डिसेंडेंट्स होते हैं। डिसेंडेंट्स हम कहते हैं कि नई आने वाली स्पीशीज़। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबरिंग कर सकता हूँ कि ये तमाम का जो यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म है, जो ट्री हमने स्टेम की बात की है, ये सब का आप ऐसे कह सकते हैं कि ओरिजिन है, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। इन्हीं से आगे ये बी एंड सी इवॉल्व हुए। इन्हीं से आगे यहाँ पे ये एक यहाँ पे पहले हम कह सकते हैं बी एंड सी इवॉल्व हुए। यहाँ पे ये डी और ई इवॉल्व होते हैं, डी और ई। तो फिर आगे सी से आगे एफ और जी जो है वो इवॉल्व होते हैं। तो बेसिकली एक बात और नोट कीजिएगा, जहाँ पे भी इसकी ये डिवीजन आती है, लाइक दैट पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, जैसे कि ए को हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, बी और सी में। इसका मतलब कि एक एंसेस्टर है बी एंड सी का। अब बी जो है एंसेस्टर है डी और ई का, सी जो एंसेस्टर है वो एफ और जी का है। तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे भी ये ब्रांच बनेगी, ये डिवीजन आएगी, यानी कि यहाँ पे ये डिवीजन आएगी, तो इसका मतलब वहाँ पे एक नई स्पीशीज जो है वो बन रही होती है। न्यू स्पीशी आप ऐसे कह सकते हैं कि वो बन रही होती हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पे मॉडिफिकेशंस आ रही होती हैं। तो अगर आपने एवोल्यूशनरी ट्रीज देखे हैं जिसमें वो फाइलोजेनेटिक ट्री बनते हैं कंप्लीट, जिसमें एक से नई स्पीशीज से नई स्पीशीज शो की जा रही होती हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बात ये समझी है कि तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर अराइज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड द डार्विन परसीव्ड इन यूनिटी इन लाइफ। वो यूनिटी इन लाइफ में क्या करता था? परसीव करता था। अकॉर्डिंग टू डार्विनियन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स लुक लाइक अ ट्री, एक ट्री की तरह है जिसकी आगे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से आगे री ब्रांचेस हैं, और ये जो ट्विग्स होती हैं ये सारे डिसेंडेंट्स हैं। और जहाँ पे डिवीजन होती है वहाँ पे यानी कि हम कह सकते हैं एक नई स्पीशीज जो है वो अराइज होती है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डार्विन्स ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। फर्स्ट पॉइंट था उसका। अब जो सेकंड पॉइंट जिसको हम कहते हैं कि हाउ अडेप्टेशंस आर द न्यू स्पीशीज इज गोइंग टू बी इवॉल्व, न्यू स्पीशीज कैसे इवॉल्व होती है, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशंस। यानी कि इसका सेकंड पॉइंट जो हम कह सकते हैं वो है जी नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन, कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से होती है और जो अडेप्टेशंस हैं वो किस तरह से इसमें डेवलप होंगी। तो ये नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशंस इसका सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। स्टूडेंट, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको फर्दर सब डिवाइड कर लेते हैं पॉइंट्स में, ताकि हमें आसानी से उस पॉइंट की जो है वो समझ आ सके। नंबर 1 हम यहाँ पे कहते हैं कि जी सबसे पहले एक पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन का। ओवर पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है।
हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज़ अ इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट की कुछ खास किस्म की कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जिसको इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को वो इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकता है। अगर वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उस इन्वायरमेंट की सपोर्टिंग एबिलिटी से ज़्यादा होंगे तो दैट इज़ पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पे हम इसे सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, जिसको इन्वायरमेंट सपोर्ट ना कर सकता हो। इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि ऑफस्प्रिंग का नंबर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, या पैसे भी कह सकते हैं इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो इंडिविजुअल का नंबर इंक्रीज करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट कांट सपोर्ट, जिसको एक इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्ट ना कर सके, कांट सपोर्ट, तो दैट इज नोन एज ओवर पॉपुलेशन। तो ये क्या कहलाएगा, ओवर पॉपुलेशन कहलाएगा। स्टूडेंट जब ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो उस वक्त क्या करेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि वहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे कह सकते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्टूडेंट जो भी यहाँ पे कामयाब होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वही सर्वाइव रह सकते हैं, अदरवाइज तो उसका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। तो ये कंपटीशन दो तरह से हो सकता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस कंपटीशन कैन बी इन द सेम स्पीशी, ये उनकी सेम स्पीशीज़ के दरमियान में भी हो सकता है, और ये डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में भी हो सकता है। तो ये सेम स्पीशीज़ की बात करें या फिर हम डिफरेंट स्पीशीज़ की बात करें तो कंपटीशन तो होना ही है। अब इस कंपटीशन में सर्वाइव सिर्फ वही करेगा जो कि बेस्ट अडेप्टेड होता है। कैसा होता है, बेस्ट अडेप्टेड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि इनमें से सर्वाइव वही करेगा जो कैसा है, फिट है। जाहिर सी बात है कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में जो स्ट्रांग है, जो इन्वायरमेंट के मुताबिक फिट है, वो क्या होगा, वो सर्वाइव करेगा। और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, इसे हम कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस, जो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब वो जो सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस है ये रैंडम नहीं है, दैट इज नॉट रैंडम, ये रैंडम नहीं है, बट बेस्ड अपॉन जेनेटिक्स। ये किस पे डिपेंड करते हैं, जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। अब जेनेटिक्स में दो तरह की जेनेटिक्स हो सकती हैं। अब एक तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी जीन्स वाले होंगे जो कि इन्वायरमेंट के मुताबिक फिट हैं, जाहिर सी बात है दे विल प्रोड्यूस न्यू एंड मोर ऑफस्प्रिंग, ये नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। और एक ऐसे होंगे जिनकी जीन्स जो हैं वो कैसी हैं, अनफिट हैं, वो इन्वायरमेंट में प्रॉपरली अडेप्ट नहीं हो पाएंगे, उनके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये रैंडम नहीं है बट इट इज़ बेस्ड अपॉन द जेनेटिक्स, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर जो होता है वो बेस करता है। नंबर 4 पॉइंट पे हम बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पेशिएशन। स्पेशिएशन, स्पेशिएशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशी, न्यू स्पेशीज जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जिनकी जीन्स फिट होंगी, जिनकी जीन्स क्या होंगी, फिट होंगी। अब अगर तो उनकी जीन्स फिट हैं तो दैट विल प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, उनके ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे, मोर होंगे, ज़्यादा होंगे, एज कम्पेयर टू दोज विच हैव अनफिट जीन्स, जो कि प्रॉपरली अडेप्टेड नहीं है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती जाएगी, यानी कि ये इनका नंबर ज़्यादा होता जाएगा और इनका नंबर आहिस्ता 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 कम होता जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि ये अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे और ये जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव करेंगे। और इतने डिफरेंट हो जाते हैं जेनेटिकली, यानी कि जेनेटिकली जो फिट हैं, मोर ऑफस्प्रिंग्स हैं, दीज आर इनफ डिफरेंट टू बी डेजिग्नेटेड एज न्यू स्पीशी। तो हम फिर इनको क्या नाम दे सकते हैं, एज न्यू स्पीशीज़ जो है वो नाम दे सकते हैं कि एक नई स्पीशी है।
और स्पेशिएशन का मतलब ही फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी, तो इस तरह से एक नई स्पीशी जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था, ओवर पॉपुलेशन, फिर एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे, फिर फिटेस्ट जो है वो सर्वाइव करेगा, और जो स्पेशिएशन है इसमें हम कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है कि वो पेरेंट से डिफरेंट हो जाएगा, पहले वाली स्पीशीज से डिफरेंट हो जाएगा, उसको हम एक नई स्पीशीज जो है वो कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आप डार्विन्स वर्क यानी कि उसके रिलेटेड बताएंगे, फिर अल्फ्रेड वेलेस के मुतालिक, फिर उसने जो पेपर पब्लिश किया था उसके मुतालिक बताएं, फिर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में जो 2 पॉइंट्स हैं उसके बुक में, ये एक पहला पॉइंट जो है डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट जो नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, इसको सब पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके आप इस लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। जब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इन तमाम पॉइंट्स को हेडिंग वाइज मेंशन करना है, और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी इसमें मौजूद हैं कि इसने अपनी बुक जो है वो कब पब्लिश की। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी जो है वो 1859 में, यानी कि इसका जो पेपर पब्लिश हुआ था अल्फ्रेड वेलेस, और एक्सट्रैक्ट ऑफ एसे, जो कि एसे उसने लिखा 1844 के अंदर, यानी कि एसे जो है वो 1844 में है, लेकिन जो बुक लिखी गई वो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी के ऊपर, दैट वाज इन 1859। अब देखें, जो उसने एसे लिखा और बुक लिखी, लेकिन साथ में एक पेपर भी पब्लिश किया था जो कि अल्फ्रेड वेलेस की थ्योरी के साथ था, दैट वाज इन 1858, 1 जुलाई 1858 को था। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और एज वेल एज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसिडर किया जाता है। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यू डार्विनिज्म जो है ये क्या है, और किस तरह से डार्विन और मेंडलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू को आपस में रिकंसाइल किया गया है। तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।